So hello everyone. Today we will discuss 2020 previous year questions. अभी मैं एक एक करके उसको सॉल्व करूँगी और जितना ट्राई करूँगी उसको समझाने के लिए. So let's start. So let's start with the first question, which is effectiveness in private market in dealing with externalities. Externalities जो डील करता है वो है कोस थ्योरम. ठीक है. रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीज इन टैक्स रेट, इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू. टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू की बात कर रहा है. इसका मतलब ये है लैफर कर्व. ठीक है. इसके जो की वर्ड्स है उसको रिलेट करना है जी कौन सा किससे मैच हो रहा है. फिर डोमिनेंट स्ट्रेटेजी, ये तो है हमारे गेम थ्योरी का. ठीक है. देन कंट्रोलिंग प्राइसेस थ्रू इफेक्टिव प्राइस सेलिंग एंड प्राइस फ्लोर. हमेशा प्राइस सेलिंग और प्राइस फ्लोर जो है वो डेड वेट लॉस में आता है. डेड वेट लॉस का जो रहता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर से दोनों साइड से जब वो इनकम लॉस होता है तो उसको डेड वेट लॉस बोलते हैं. तो प्राइस सेलिंग आता है उसमें और प्राइस फ्लोर भी आता है. तो ये उसकी मैचिंग में आती है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट initially selected from the states under the intensive area development program 1960. ये पहले होके बंद हो गया था, फिर इसको री इनोवेट किया गया. सो इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट में हमारी आती है 7 स्टेट्स 7 डिस्ट्रिक्ट. 7 स्टेट्स में लिया गया है और उन्हीं 7 स्टेट्स में से 7 डिस्ट्रिक्ट्स को ही चुना गया है. तो ये है 7 स्टेट्स 7 डिस्ट्रिक्ट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Arrange the following growth economists in chronological order of when they propose their theories. ये जो theories है पहले हमेशा याद रखो, पहले सुम्पेटर आया था 1911. ठीक है. पहले सुम्पेटर आया था 1911. हाँ. तो पहले सुम्पेटर जो आया था ये पहले सबसे फर्स्ट आया था वो है 1911 पे. फिर हरोड़ का आया था 1939. इसको अभी नोट्स बना लो अपने कॉपी में. तो हेरोड का आया था 1939 में और सोलो का आया था 1956 में और रोस्टो का आया था 1960. रोस्टो का आया था 60 में और सोलो का आया था 1956 में. सोलो का आया था 1956. ठीक है. पहले 11 देन 39 देन 56 देन 60. सुम्पेटर 1911, हरोड 1939, सोलो 1956, रोस्टो 1960. ये हमें रोस्टो जो है बिगपुर रोस्टो का जो थ्योरी है वो लास्ट में आया था. तो इसको ऐसे याद रखो SHSR. ये निमोनिक्स अगर हम ऐसे याद रखेंगे SHSR. ठीक है. ये हो गया सुम्पेटर, ये हरोड, ये सोलो, ये रोस्टो. ये हो गया 1911. ये हेरोड का है 39, फिर सोलो का है 56 और रोस्टो का है 60. इसको अगर ऐसे याद रखोगे निमोनिक्स करके तो याद रह सकता है. ओके. सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. what is the maximum penalty to be imposed under the negotiable instrument act for bouncing a check. एक चेक को बाउंस करने के लिए, ख़राब करने के लिए कितने साल उसको पेनल्टी देना पड़ता है. ये है 2 years. ओके. सो ये है 2 years हमारा. याद रखिए 2 years. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी इसका मैं ये क्वेश्चन 15 क्वेश्चन के बाद ये मैथमेटिकल का मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे. अकाउंट पे क्रॉसिंग इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का ये है कि नॉन डिफाइंड इन NII एक्ट. ठीक है. अभी इसको डिफाइन किया नहीं गया है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. कंपेयर टू ए सर्टेन पॉइंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट कर्व, ए पॉइंट अबव द कॉन्ट्रैक्ट कर्व इज एफिशिएंट. Point above the contract curve is efficient. Contract curve represents the locus point where the marginal rate of substitution between two goods is the same for the both the individuals. इसको हम कैसे समझते हैं. देखो ये हमारा है, ये हमारी एजवर्थ बॉक्स है. मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाती हूँ. ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर्व. इसको अगर हम ऐसे कर लेते हैं, इस ये जो एरिया ऊपर की जो एरिया है ना यहाँ पे अगर पॉइंट रहती है कि एबव द कॉन्ट्रैक्ट कर्व अगर बोल रहा है दैट मीन्स इट्स नॉट एफिशिएंट. अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व के नीचे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, देन इट इज़ ऑल्सो नॉट एफिशिएंट. एफिशिएंट तब भी होता है जब भी ये इस वाले में आता है. मतलब जहाँ पे हमारी कर्व गई है ना उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर्व के थ्रू अगर देके जा रही है देन वी कैन से दिस इज़ एफिशिएंट. अदरवाइज अबव द कॉन्ट्रैक्ट कर्व और बिलो द कॉन्ट्रैक्ट कर्व इट्स नॉट एफिशिएंट. तो ये होगा हमारा
तो अभी इसका दिया गया है सर्टन पॉइंट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट कर्व, ए पॉइंट एबव द कॉन्ट्रैक्ट कर्व इज एफिशिएंट, नो एबव द कॉन्ट्रैक्ट कर्व इज नॉट एफिशिएंट, ठीक है, ए इज नॉट करेक्ट, ए करेक्ट नहीं है, बट द कॉन्ट्रैक्ट कर्व रिप्रेजेंट द लोकस पॉइंट, ये ठीक है, आर इज करेक्ट, सो आंसर इज 4. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज, ये तो पता है हमको, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस 1000 पर annum, ठीक है, 1000 पर annum में जितनी हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज करती है उसको ग्रोथ रेट हमारे बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू ए अल्फा ए एल टू द पावर अल्फा के टू द पावर बीटा, इसमें क्या है, कोफिशिएंट ए सोर्स द मैनेजरियल एफिशिएंसी, यहाँ पे ए जो है ना, ए बोथ में आता है, लेबर में और कैपिटल में, तो इसको अभी हम बोलते हैं मैनेजरियल एफिशिएंसी. फिर ये आती है अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1, द प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट्स इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ये भी ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1, देन द प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, राइट. अभी नेक्स्ट आता है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज गिवन बाय क्यू बाय के, ये अब हमारी कैपिटल की बात कर रहा है, तो ये हमारा सही होगा, तो आंसर होगा ए बी एंड डी, सेकंड हमारा आंसर होगा, सी नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज गिवन बाय, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ये होती है हमारे लेबर पॉपुलेशन, लेबर फोर्स बाय एडल्ट पॉपुलेशन, हमेशा याद रखो लेबर फोर्स की बात कर रहा है मतलब एडल्ट पॉपुलेशन को वो ले रहा है, लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय एडल्ट पॉपुलेशन इनटू 100. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन एक्ट ये हुआ था 2005, ये हुआ था 2005, 1 जून 2005 में, हमेशा उसको ईयर उसको याद रख लो, फिर वो आ जाएगा, ठीक है. बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन एक्ट इन 2005. मैक्सिमम सोशल वेलफेयर इज गारंटेड वेयर द कॉम्पिटिटिव फॉर्म एग्जिबिट्स द फॉलोइंग कंडीशन को एग्जिबिट कर रहे हैं, तो ये हमारा होगा MRPT XY इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X बाय प्राइस ऑफ Y, देन MC X बाय MC Y. मैक्सिमम सोशल वेलफेयर की बात कर रहा है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट की बात हो रही है, ठीक है, तो ये होगा आंसर. नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी बाय इंडिविजुअल्स, द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी बाय इंडिविजुअल्स, अभी ये क्या बता रहा है कि अगर इंडिविजुअल सारे लोग अगर मनी को होल्ड करेंगे, उसको स्पेंड नहीं करेंगे, मतलब खर्च नहीं करेंगे, उसको रखेंगे साथ में, तो क्या प्रॉब्लम होगी, तो क्या होगा उससे ना, लॉस ऑफ रियल वैल्यू ऑफ मनी ड्यू टू डिफ्लेशन, ठीक है, लॉस ऑफ रियल वैल्यू ऑफ मनी ड्यू टू डिफ्लेशन अगर होगा, ठीक है, डिफ्लेशन होगा तो प्राइस की वैल्यू बढ़ेगी, इन्फ्लेशन होगा तो प्राइस वो बढ़ेगी, ठीक है, डिफ्लेशन होगा तो मनी वैल्यू जो है वो बढ़ेगी, इन्फ्लेशन होगा तो मनी वैल्यू कम हो जाएगी. याद रखो, समझने की कोशिश करो, अगर इन्फ्लेशन होगा तो मनी वैल्यू ऑफ मनी विल डिक्रीज इन द इन्फ्लेशन, और डिफ्लेशन में क्या होगा, डिफ्लेशन में वैल्यू ऑफ मनी विल गोज अप, मतलब वैल्यू जो है वो मनी का वो इंक्रीज करेगा, तो ये तो नहीं होगा आंसर. तो आंसर फॉरगन इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स, अगर सपोज तुम्हारे पास 100 रुपीज़ है, अगर तुम उसको सेव करते तो तभी तुम्हारा 2% इंटरेस्ट है, फिर 3% इंटरेस्ट में तुम्हें मिल जाता, तो वो हो गया. अगर ऐसा करते तो तुम्हें 3% इंटरेस्ट रेट मिलता, बैंक तुम्हें देती, अगर तुमने नहीं किया क्योंकि तुमने पैसे को अपने होल्ड करके रखे हो, अपने पास में रखे हो, तो ये तुम्हारा मतलब उतना बेनिफिट तुम्हें नहीं मिलेगा, ये हो गया आंसर. देन यूटिलिटी फॉरगॉन बाय नॉट बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, तुमने पैसे रख लिए बैंक में अपने पास, लेकिन उसको खर्च नहीं किया, उसको यूटिलिटी पे यूज़ ही नहीं किया, तो यूटिलिटी को तुम जाने दे रहे हो, तो फॉरगॉन कर रहे हो, ठीक है, उसका कोई फिर यूटिलिटी नहीं मिल रही है ना, जब तक आप पैसे खर्च नहीं करोगे तो यूटिलिटी कहाँ से मिलेगा, तो वो फॉरगॉन कर रहे हो, मतलब जाने दे रहे हो, तो ये तुम्हारी लॉस हो गई. देन रिटर्न्स फॉरगॉन बाय नॉट होल्डिंग अदर एसेट्स, कि उसके पैसे को मतलब यूज़ करके, उस पैसे को यूज़ करके तुमने कोई असेट नहीं लिया जो कि होता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट तुम्हें देता है, कोई असेट नहीं खरीदी, तो ये जो 3 है ना, ये तुम्हें बहुत अफेक्ट करेगी अगर तुम पैसे को होल्ड करके रखोगे, तो पहले वाला आंसर नहीं होगा, ओनली होगा BCD, तो ये हमारी हो गई आंसर. तो फिर लिनियर इक्वेशन, लिनियर फंक्शन क्या है, लिनियर फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू 5x + 3, ये हो गया हमारा लिनियर फंक्शन.
फिर बी क्वाड्रेटिक फंक्शन में क्या आता है, क्वाड्रेटिक में हमारा आता है 3x² + 2x + 9, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक। देन एक्सपोनेंशियल जिसके ऊपर पावर ये लिखा है ना 2x, पावर भी होगा और नंबर भी होगा, x तो है अननोन, 2 जो है ना डिजिट, ये होगा III जो है, इसका आंसर होगा सी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फिर पावर फंक्शन जो है 5, ये वाला 5x टू द पावर 3, ये होगा हमारा पावर फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। मैं जब भी बोल रही हूँ ना उसको कॉपी में लिखने की ट्राई करो, तब भी याद रहेगा, वरना मैं अगर इतनी एफर्ट दे रही हूँ तो आपको भी तो एफर्ट देना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी कोई बेनिफिट नहीं होगी। ठीक है, तो लिखने की कोशिश कीजिए शॉर्ट नोट्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ग्राफ रिफ्लेक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ए कंट्रीज पर कैपिटा इनकम एंड इट्स इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। हमेशा याद रखो जो पर कैपिटा इनकम और जो इनइक्वालिटी का इनकम है, ये हमेशा दिखाता है कि, एक सेकेंड, हमेशा दिखाता है हमारा कुज़नेट कर्व, ये हमेशा दिखाता है पर कैपिटा इनकम, और यहाँ पे दिखाता है हमारा इट्स इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, ये हमारा कुज़नेट कर्व। ठीक है, हमेशा इनइक्वालिटी ऑफ इनकम और पर कैपिटा इनकम इन दोनों में रिलेशन दिखाता है कुज़नेट कर्व। टैक्स और टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट का ये दिखाता है लैफर कर्व। ठीक है, तो ऐसे तब फिर उसके बाद आता है रिबिन्स्की थ्योरम, मेट्जलर। रिबिन्स्की का थ्योरम क्या है, फैक्टर ग्रोथ। ठीक है, रिबिन्स की बात करते हैं फैक्टर ग्रोथ के बारे में, तो ये हो गई ए का हमारा II, फैक्टर ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। फिर मेट्जलर होती है डोमेस्टिक इफेक्ट ऑन टैरिफ ऑन डोमेस्टिक प्राइसेस ना, ऐसे ना की वर्ड्स होते हैं, बस उसी को याद रखना होता है। मेट्जलर इफेक्ट का होता है इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन डोमेस्टिक प्राइसेस। ठीक है, डोमेस्टिक प्राइसेस में कितने टैरिफ लग रहा है, टैक्स का चीज़, वो मेट्जलर। देन स्टॉल्पर्स एमल्शन में आता है इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन फैक्टर प्राइसेस। ठीक है, ये हो गई डोमेस्टिक प्राइसेस, ये हो गई फैक्टर प्राइसेस, कौन, स्टॉल्पर सैमुएल्सन। देन इमेस्मराइजिंग ग्रोथ इज टर्म्स ऑफ ट्रेड, इफेक्ट ऑफ ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, रिबिन्स्की थ्योरम फैक्टर ग्रोथ, मेट्जलर टैरिफ ऑन डोमेस्टिक प्राइस, देन स्टॉल्पर सैमुएल्सन हो गई हमारे फैक्टर और प्राइसेस, टैरिफ ऑन फैक्टर प्राइस। देन इमेस्मराइजिंग ग्रोथ इज ग्रोथ ऑन टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड में कितनी ग्रोथ हो रही है, उसको कितनी अफेक्ट कर रही है, ये है इमेस्मराइजिंग ग्रोथ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, industrialization strategy advocates trade development to overcome market failures through a government policy, right? It encourages technology transfer and export of progressively more and advanced products. ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटेजी क्या करती है, डेवलपमेंट में हेल्प करती है, मार्केट फेलियर को ओवरकम करती है। ठीक है, और ट्रेड को ज़्यादा लाती है इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटेजी। इट एनकरेजेस टेक्नोलॉजी, राइट, ट्रांसफ़र एंड एक्सपोर्ट ऑफ प्रोग्रेसिवली मोर एडवांस प्रोडक्ट्स बनाने में भी ये एनकरेजमेंट करता है, तो दोनों सही है। ठीक है, बोथ आर ट्रू, ये इसका आंसर होगा, बोथ आर ट्रू। फिर मास्टर लर्नर कंडीशन शुड बी फुलफिल फॉर द सक्सेस ऑफ डिवैल्यूएशन, दिस इज़ राइट। बट ये हमेशा याद रखो, मास्टर लर्नर की जो कंडीशन होती है वो है एक्सपोर्ट प्लस इम्पोर्ट इज़ ग्रेटर देन 1, ये होती है मास्टर लर्नर की कंडीशन। बट डिवैल्यूएशन मेक्स एक्सपोर्ट्स कॉस्टली एंड इम्पोर्ट चीपर, ये गलत है। ठीक है, डिवैल्यूएशन मेक्स एक्सपोर्ट्स कॉस्टली एंड इम्पोर्ट्स चीपर, एक्सपोर्ट कॉस्टली नहीं, इम्पोर्ट कॉस्टली करती है, एक्सपोर्ट्स को चीपर करती है। एक्सपोर्ट जो आती है वो उसको सस्ता बनाती है, और जो इम्पोर्ट्स होती है वो उसको कॉस्टली बनाती है। तो हमारा ए तो सही है, ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्रॉस इलास्टिसिटी, ये मैं ना दूसरे वीडियो में अभी करके बताती हूँ आप सबको। तो ये हो गई हमारी 18 नंबर, तो 19 की क्वेश्चन हो गई 20 की है। देखिए, चैम्बरलेन का मॉडल हमेशा देखो, चैम्बर्स मतलब क्या है, इसे स्मॉल रूम जो होती है चैम्बर, तो ये हो गई स्मॉल ग्रुप मॉडल, इसको ना इससे याद करो, स्मॉल ग्रुप मॉडल। सुइजी की हो गई किंक डिमांड,
ठीक है। स्टैकलबर्ग, ये हो गई रिएक्शन कर्व हमारी, ठीक है। स्टैकलबर्ग का हो गया रिएक्शन कर्व। फेल्नर का क्या है, ऑप्शन में देखते हैं। फेल्नर का है हमारा प्राइस लीडरशिप, ठीक है। आंसर हमारी 4 है, ए का आई, बी का डबल आई, सी का आई वी रिएक्शन कर्व, देन डी का ट्रिपल आई मतलब प्राइस लीडरशिप, ठीक है। अभी इसको ऐसे याद रखिए जैसे कि चैम्बरलिन, जैसे मैंने कहा चैम्बर है, छोटे छोटे चैम्बर्स तो वो हो गए स्मॉल, ठीक है, स्मॉल ग्रुप मॉडल। स्वीजी का हो गया किंक, ये तो हमेशा आता ही है। और स्टैकलबर्ग, देखो अभी देखो इंस्टाग्राम में क्या होता है, लोग स्टॉक करते हैं, तो स्टॉक करने से रिएक्शन होती है, तुम्हारी लाइक पे बटन आ जाती है, कमेंट कर देते हो, तो ये स्टॉकर से याद रखो रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन करो। एंड फेल्नर का होगा प्राइस लीडरशिप होगा फेल्नर का, ठीक है। ये इतनी अभी हम कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट हम 20 क्वेश्चन करेंगे, ऐसे करके हम सारा ख़त्म करेंगे। तो ये हो गई प्राइस लीडरशिप हो गई फेल्नर का, ओके। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज़ हेल्प मी टू ग्रोइंग दिस चैनल। एंड मैं इसे अभी और वीडियो बनाऊंगी जो कि याद रहेगा आपको, और सब कुछ आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे अच्छे से। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।